हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम राजीव रंजन सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट है। सीवीटी एलएलएम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल लॉ। इससे क्वेश्चंस हमेशा ही आते रहे हैं, इसलिए बड़ा ही ध्यान से पढ़िएगा। इस क्लास में मैं जो भी बताऊंगा उससे बाहर आपको रत्ती भर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना बताऊंगा उतना से 100% श्योर है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के बस इसी को पढ़िएगा, इससे बाहर एक शब्द भी ना पढ़िएगा। और फिर आपको जाकर के एग्जाम देना है, सारे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको कितना पढ़ना है? बस उतना ही पढ़ना है जितना मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। ओके, क्लियर। और इसको कतई इग्नोर मत कीजिएगा, इन्वायरमेंटल लॉ को कतई इग्नोर मत कीजिएगा। मैं जो जो चीज़ बताऊंगा आप एकदम अच्छे से नोट कीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको एकदम मिस मत कीजिएगा। बस रट लेना है जो मैं बताने वाला हूँ आज के क्लास में, आप सबको रट लेना है, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं। अगर आप फ्री क्रैश कोर्स के बैच में नहीं ज्वाइन है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मेरा नंबर है 6207734309, ठीक है। आप कॉल या मैसेज करेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वायरमेंट का डेफिनीशन। डेफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट कहाँ डिफाइन है? इन्वायरमेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2A ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखिए। तो क्या क्या इंक्लूड होता है इन्वायरमेंट में? सबसे पहले होता है वाटर, फिर होता है एयर। ये सब याद रखिएगा, ये मैं बकवास चीज़ें कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। मैं वही चीज़ें बताऊंगा इस क्लास में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कोई मैं कहानी लिखने के लिए, आपको रिटन एग्जाम देने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि कोई चीज़ अननेसेसरी का बता रहे हैं। अननेसेसरी कुछ नहीं है इसमें से। एग्जाम में पूछेगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, देगा कि हाँ ये वाटर आता है, एयर आता है, कुछ भी लिख देगा कि जो ऑड वन सेलेक्ट करना होगा। तो ये सब रटे रहिएगा। वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, फिर हो गया देयर इंटर रिलेशनशिप। क्या है? देयर इंटर रिलेशनशिप। एक सेकेंड, इस देयर को हटा दीजिए, फिर से यहीं लिख देता हूँ। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किसमें 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 इंटर रिलेशनशिप। तो आइए बताता हूँ। सबसे पहला हो गया इसी में, फिर से वाटर में, एयर में, लैंड में, ह्यूमन बींग्स में, अदर लिविंग क्रिएचर्स में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्रॉपर्टी में, सब में। इसमें जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपर्टी। बाकी सब तो आप यूं ही जानते हैं कि इंक्लूड होता है। आइए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, मैंने बोला कि इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है वाटर, एयर, लैंड। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड। और इंटर रिलेशनशिप किसमें? इन सब के बीच में। इनमें से किसी के बीच के जो इंटर रिलेशनशिप्स है वो भी क्या है? इन्वायरमेंट ही है। तो वाटर आप सबको पता है कि वाटर इंक्लूड हो जाएगा, एयर भी हो जाएगा, लैंड भी हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स भी सब जानते हैं इन्वायरमेंट में आ जाता है। नहीं जानते हैं तो रटे रहिएगा, ये सारे आते हैं। लिविंग क्रिएचर्स अदर आते हैं, प्लांट आते हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हम ना करके आ जाते हैं।
क्योंकि लगता है कि ये नहीं आता होगा, तो स्पेशली 7th और 8th को याद रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, और प्रॉपर्टी भी आ रहा है एनवायरनमेंट में, प्रॉपर्टी को भी लोग ना करके आ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी पे स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंट हो गया, ये सब हो गया इन्वायरमेंट हो गया, समझ गए। 2A ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्वायरमेंट का डिफिनीशन है जो सबको रटा हुआ होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टी भी आता है इन्वायरमेंट के डिफिनीशन में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े हम लोग, तो आते हैं अगले पॉइंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका डेफिनेशन भी आपको याद रखना है कि ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। बट क्या, इसमें एक प्रोवाइजो लगा हुआ है, बट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी रटे रहना है आपको। मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। जो प्रेजेंट जनरेशन है, यानी कि हम लोग हैं, मान लो हम लोग हैं, प्रेजेंट जनरेशन है, हमारी नीड्स को पूरा करे, हमारी नीड्स को पूरा करे, ऐसा डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन ये नहीं कि हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों का, उनके बच्चों का, उनकी जो ज़रूरतें होने वाली है उसको हम कंप्रोमाइज़ कर दें। जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी जो नीड्स होने वाली है वो अपनी नीड्स को मीट करे, उस एबिलिटी को हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि हम रिसोर्सेज का मिसयूज ना करें, एब्यूज ना करें। इसलिए कहा गया है विदाउट। और ये डिफिनीशन जो है ये कहाँ दिया हुआ है, लिखिए सभी लोग। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987। एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ पे डिफाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको नाम याद होना चाहिए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987। पूछेगा कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन देगा कई सारा, जिसमें से एक रहेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो ये सारे ही पॉइंट एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं है इसमें से। याद रखिएगा 1987 का रिपोर्ट है, ईयर भी याद रखते चलिएगा, ईयर हमेशा ही याद रखना है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 का है। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस या डिक्लेरेशन या प्रोटोकॉल, और आपको याद रखना होगा उस प्रोटोकॉल का नाम, उस डिक्लेरेशन का नाम, उस कन्वेंशन का नाम, और वो किस ईयर में आया, या उसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, और वो किस चीज़ से डील कर रहा होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। आइए इसी बात पे इसको मैं टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ। क्या बताने वाला हूँ मैं, मेजर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन या कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉ। आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए, पहला, सभी का नाम याद होना चाहिए, सभी का नाम याद होना। पहला लिखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। किसी को पता है कि ये इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? यहाँ ऑन लिखा हुआ हूँ मैं, ये मिटा कर लिख देता हूँ। ये कब हुआ था?
ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसका पॉपुलर नेम क्या है? इसका पॉपुलर नेम है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। STOCKHOLM ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। आपने सबने नाम सुना होगा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का। इंडिया में जो बना हुआ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को अबाइड बाई करने के लिए बना हुआ है, इसी को इंडिया में अप्लाई करने के लिए बना हुआ है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को। ओके, तो इसमें क्या लेट डाउन हुआ था? इसमें फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए थे। प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए थे। कहाँ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट में। और कब? 1972 में। 1972 में इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? पॉपुलरली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहा जाता है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहा जाता है, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर पे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। लिखा हुआ हूं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये कब का है? 1971 का है। कब का है? 1971 का है। इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रामसार कन्वेंशन कहा जाता है। रामसार कन्वेंशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है रामसार कन्वेंशन कहा जाता है। और इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज था कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का कैसे यूज किया जाए, मतलब यूज का मतलब कौन सा यूज? वाइज यूज, मतलब बुद्धिमानी तरीके से। कैसा? ये नहीं कि मिस यूज कर दे। ठीक है, यूज को लिख देता हूं फिर से। अच्छे तरीके से कैसे यूज किया जाए वेटलैंड्स का, इसके रिगार्डिंग था। आप सीक्वेंस समझ गए ना? पहले मैं कन्वेंशन का नाम लिख रहा हूँ, फिर मैं ईयर लिख रहा हूँ, फिर उसका पॉपुलर नेम लिख रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ उसका पर्पज़ क्या था, वो कन्वेंशन आया क्यों था। कन्वेंशन, देन ईयर, देन उसका पॉपुलर नेम एंड देन उसका पर्पज़। आइए 3 नंबर पे आइए। अब जो है एक बहुत पॉपुलर कॉन्फ्रेंस जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कब हुआ था? कब हुआ था? 1992 में, जिसको कहा जाता है रियो डिक्लेरेशन। मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस संसार में जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। नॉट लिटरली, बट आप सब में, आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं और आप सब में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रियो डिक्लेरेशन का नाम नहीं सुना होगा या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं सुना होगा। कम से कम इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये 2 कॉन्फ्रेंस जो है, इसका नाम तो सभी जानते हैं, स्टॉकहोम और रियो। इसमें जो सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आया था। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब प्रिंसिपल को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में। और ये रियो है। रियो प्लस 10 किसको कहते हैं? रियो प्लस 10 जोहानेसबर्ग कॉन्फ्रेंस को कहते हैं। जोहानेसबर्ग कॉन्फ्रेंस को कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 10 साल बाद। रियो प्लस 10 का मतलब रियो के साल में 10 और जोड़ दीजिए। 1992 में ये हुआ था और 2002 में ये हुआ था। रियो प्लस 20 कब हो? 2012 में। रियो प्लस 30 2022 में। तो रियो प्लस 10 जो है जोहानेसबर्ग कॉन्फ्रेंस, ये लिखा नहीं हो पूरा नाम, आप सुन ही रहे हैं। जोहानेसबर्ग कॉन्फ्रेंस हुआ था 2002 में। आइए लिख ही देता हूँ, नहीं तो स्पेलिंग दिक्कत होगी कई लोगों को। JOHANNESBURG, जोहानेसबर्ग कॉन्फ्रेंस। जोहानेसबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका 2002 में हुआ था। ठीक है, पूछेगा कि जोहानेसबर्ग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 2002 में। रियो प्लस 10 कब हुआ था? 2002 में। ओके, और पूछेगा रियो कब हुआ था? तो 1992 में। और रियो कहाँ है? कमेंट में बताइए। रियो जो है किस कंट्री में है? अब कोई ये मत बोल देना कि मनी हाइस्ट में रियो है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चौथे पे आते हैं। ये थर्ड हो गया। अब
फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हुआ था 1992 में ही। ये रियो डिक्लेरेशन जो हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसी के ये सब प्रोडक्ट्स हैं, उसी के प्रोडक्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा, UNFCCC। मेन पर्पज इसका था स्टेबिलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, UNFCCC स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन, ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन को स्टेबलाइज करने का इसका मेन पर्पज था। ये हो गया फोर्थ। आते हैं फिफ्थ पे, लिखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, याद रखना है आपको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, सब उसी का हिस्सा है। CBD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट नेम भी बहुत पॉपुलर है। इसका पर्पज क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए कन्वेंशन तो पता चलेगा 50 हो जाएंगे, कन्वेंशन कन्फ्रेंसेज और सारे एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल मिलकर 50 हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको सब कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूँ उसी को पढ़ना है। आप जो है किताब देखेंगे, ये सब करेंगे, अलग अलग जगह देखेंगे तो कलेक्ट करेंगे तो 50 कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन CVT एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, आपको बस इतना ही पढ़ना है जो कन्वेंशंस मैं बता रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसी का जो है मतलब कैसे सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, उसी के रिगार्डिंग था ये। चलिए आते हैं 6 नंबर पे, जो हमने पढ़ा यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका एक प्रोटोकॉल भी है। क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, लिखिए सब लोग, टू UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल टू UNFCCC। ये कब आया था, 1997 में, 1997 में। और ये किससे रिलेट कर रहा था, बाइंडिंग, लिख लीजिए आप लोग भी, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड, DVLOPD, डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्या करना है उनको, उन पे बाइंडिंग है था। क्या बाइंडिंग था कि एमिशन रिडक्शन टारगेट, मतलब आप कितना एमिट करेंगे चीज़ें, जो हार्मफुल गैसेज हैं उसको कितना एमिट करना है, कितना एमिशन करना है, उसमें रिडक्शन लाना था, कमी लाना था। और उसके लिए टारगेट सेट किया गया था कि आपको इस परसेंटेज में इतना रिड्यूस करना है, एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट किया गया था। और ये किसको फॉलो करना था ज़्यादा, डेवलप्ड कंट्रीज को। क्यों, क्योंकि भाई साहब आप डेवलप्ड हैं, जो अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेवलप्ड नेशंस कर सकते हैं। तो यही है क्योटो प्रोटोकॉल टू UNFCCC 1997। ईयर आपको याद रखना है, बता चुका हूं मैं ईयर कितना इंपॉर्टेंट है CVT के लिए, ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए अगला, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, CARTEGENA प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी कब का है ये, 2000 का है, 2000 का है। और इसको पॉपुलरली सीधा कार्टेजेना प्रोटोकॉल ही कहते हैं। ये क्या है, इस किससे रिलेट कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिजम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जीएमओज। याद रहेगा सभी को, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कब आया था ये? 2000 में, 2000 में। आइए नेक्स्ट पे आते हैं 8th नंबर में। लिखिए बेसल कन्वेंशन कब का है? 1989 का है। कब का है? 1989 का। इस किससे डील करता है? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये 8th हो गया। अब आते हैं 9th नंबर पे। 8th हो गया, अब 9th नंबर पे लिखिए नगोया प्रोटोकॉल टू सीबीडी। सीबीडी बताया था मैंने कि नहीं? सीबीडी देखिए, सीबीडी ये है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी का प्रोटोकॉल है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रोटोकॉल है। कब आया था ये? 2010 में आया था। 2010 लिखा हूँ, 10। ये इसका क्या काम था? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 10 नंबर पे। किस पे? 9 हो गया, 10 नंबर पे लिखिए पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। कब आया था? 2015 में आया था। 2015 में। ये किस चीज़ से रिलेट करता है? लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने का, क्लाइमेट मिटिगेट करने का है। क्लाइमेट मिटिगेशन अडेप्ट करने से रिलेट करता है। ये जो है एक तरह से क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट था। किस चीज़ से रिलेटेड? क्लाइमेट से रिलेटेड। आते हैं अब आगे 11 नंबर पे। ये 10 हो गया, 11 नंबर पे लिखिए बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब का है? 1985 का है। किससे से रिलेट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। बहुत ही पॉपुलर है, आप नाम रटे रहिएगा। वियना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। किससे? ओजोन लेयर से। एक और ओजोन लेयर से आप सभी जानते हैं प्रोटोकॉल का नाम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कब का है? 1987 का है। ये भी जो है इसका पर्पस क्या था? फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस थे उसको बाहर करना, उसको यूज में ना लाना। और आपको पता है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल एवर साइंड इन बाय एनी इंटरनेशनल, बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। क्योंकि जो भी टारगेट था वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। वो सच में ही ओजोन जो है डिप्लीट हो रहा था वो रिकवर हो रही है, और बहुत हद तक हो चुका है। कब का? ये 1987 का है। आइए अगला पे आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब का है? 1972 का है, 1972। क्या है इसका पर्पस? प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स। ओके, चलिए अब एक और लास्ट लिख लीजिए। 14th इज द लास्ट वन। 13 हो गया है, 14th लिखिए कन्वेंशन ऑन
नेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora कब का है ये? 1973 का है। तो नाम से ही पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि क्या रेगुलेट करेगा? ये रेगुलेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड, ये रेगुलेट करेगा रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो ये रहा आप लोग का अभी तक का इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि हम लोग डिस्कस कर लिए वो कन्वेंशंस, वो एग्रीमेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है उसको देखते हैं। एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें एनवायरनमेंट का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? आप सभी जानते हैं कि इसमें है राइट टू लिव इन क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू लिव इन क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने एक केस का नाम सुना होगा, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम सुना होगा। इसमें क्या कहा गया था कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो है उससे प्रोटेक्शन की बात की गई थी। पैसिव स्मोकिंग जो है उससे प्रोटेक्शन की बात की गई थी। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है। किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आप लोग जानते ही हैं। हम लोग अगला जो है आर्टिकल है उसको होते हैं। इसके अलावा कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 48 कैपिटल ए सभी जानते हैं, डीपीएसपी का आर्टिकल है, जो क्या कहता है? जो कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया आर्टिकल। आगे आते हैं, और कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आप जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A(G) जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसमें भी कहता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना सबकी जिम्मेवारी है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एवरी सिटीजन की जिम्मेवारी। एवरी सिटीजन इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। और हमें हमारी जिम्मेवारी है कि हम फॉरेस्ट का, लेक का, रिवर्स का, वाइल्ड लाइफ की सबकी रक्षा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 हो गया। आते हैं अब हम चौथे नंबर पे। एक और आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 253। आपको पता है ये क्या करता है? आर्टिकल 253 क्या देते हैं? ये पार्लियामेंट्स पावर टू मेक laws to implement international treaties या कन्वेंशन, ये सब का पावर देता है। तो जो भी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ है, अभी हमने पढ़ा ऊपर इतना सारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटीज़, कन्वेंशन, वो बहुत सारी ट्रीटी जो है इंडिया में भी अप्लाई होती है। उसमें इंडिया पार्ट है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू मोस्ट ऑफ दोज ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस। तो पार्लियामेंट का राइट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि लॉज बना सकता है। क्या कर सकता है? लॉज बना सकता है। उन सारे लॉज को इंडिया में अबाइड बाई करने के लिए, इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 253 कहता है।
ये भी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, लैंडमार्क केस लॉज। लैंडमार्क केस लॉज, तो जाहिर सी बात है हम क्या केस देखने वाले हैं, क्या सीपीसी का केस देखने वाले हैं? नहीं, एनवायरमेंटल लॉ के केस देखने वाले हैं। एनवायरमेंटल लॉ, जो केस मैं बताने वाला हूँ उसका आप ईयर भी याद रखेंगे, उसका आप ईयर भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये किस केस की मैं बात कर रहा हूँ? ओलियम गैस लीक केस की बात कर रहा हूँ। तो इसका ईयर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, आपको पता होगा, बहुत ही पॉपुलर है, 1987। 1987 इस केस में क्या बात हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से जज प्रोपाउंडर माने जाते हैं, कौन जज जो है प्रेजाइड कर रहे थे, कौन जज प्रेजाइड कर रहे थे। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड हुआ था इंडिया में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज ओलियम गैस लीक केस। आपको पता ही होगा उस समय ऑलरेडी यूसीसी का, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का केस चल रहा था, भोपाल गैस ट्रेजडी वाला केस चल ही रहा था। मीनवाइल ये भी ट्रेजडी हो गया और इसका जजमेंट पहले आ गया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट पहले आ गया था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जजमेंट प्रोपाउंड हो गया था, अभी वो पेंडिंग ही चल रहा था। कौन सा? यूसीसी वाला केस। चलिए अब आते हैं हम लोग 2 नंबर पे। किस पे? 2 नंबर पे एक और बड़ा ही लैंडमार्क, बड़ा ही लैंडमार्क, आपसे ना, आपके नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। कब का ये केस है? 1997 का ये केस है, 1997। इसको जो है कहा जाता है स्पैन मोटेल्स केस भी कहा जाता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी एक डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड हुआ था। कौन सा डॉक्ट्रिन? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के लिए केस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से किस केस में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन आया था, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की चर्चा की गई थी। आपका आंसर देना होगा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, ना कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता के नाम से 8-10 केस हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ईयर भी ध्यान रखना है आपको, 1997 का केस की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ऊपर वाला भी एमसी मेहता ही था, 87 का था, उसके 10 साल बाद का ये है। आइए आते हैं अगले केस पर, 3 नंबर पे। लिखिए, लिखते जाइए, बहुत ज़्यादा ही सारे इंपॉर्टेंट केस है। लिखिए वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर। फिर से बता रहा हूँ, अब केस में 50 केस मिलेगा। इन्वायरमेंटल लॉ पे 100s ऑफ केस हैं, 200 केस मिल जाएगा। लेकिन आपको कौन से केस पढ़ने हैं? जो मैं बता रहा हूँ उतने ही केस पढ़ते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा केस मत पढ़िएगा और इससे कम भी मत पढ़िएगा। ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, याद मत कीजिएगा। वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम, FORUM फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कब का ये केस है? 1996 का केस है, 1996। ये केस जो है, ये किस्सा TANNERIS टेनरीज पॉल्यूशन से रिलेट करता है। और ये केस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बता रहा हूँ कि ये केस में भी प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए थे और प्रिंसिपल की चर्चा हुई थी। प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल एसोसिएट कर रहा है? तो आप लिखिए पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल प्लस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। दोनों ही प्रिंसिपल की चर्चा हुई थी इसमें, दोनों ही प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था, अबाइड बाई किया गया था। याद रखिएगा ये सारी बातें, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। अब जो है और ईयर भी याद रखिएगा, 1996 का, ये 1996 का है। ये 3rd केस हो गया, 1 2 3, 4th पे आते हैं। लिखिए रूरल लिटिगेशन एंड। आपने अगर BLLB में पढ़ा होगा तो आपका सब रिवीजन हो रहा होगा, आपने देखा होगा कि ये सारे केस आपको मिले हुए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेज है, और आपका सब कुछ रिवाइज भी हो रहा होगा। इंटाइटलमेंट
केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये कब का केस है? 1985 का है। ये एक पीआईएल केस था, बड़ा ही पॉपुलर पीआईएल केस है। यहाँ जो लेटर था उसको एज ए पीआईएल ट्रीट किया गया था। जो एनजीओ है आरएलई के, जो है ना, रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट के, इनको ही शॉर्ट फॉर्म में आरएलई के केस कहा जाता है। इसी को आरएलई के केस भी कहा जाता है। तो आरएलई के जो है एक एनजीओ है, वो एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, जो मसूरी हिल्स था उसमें इलीगल माइनिंग को लेकर के। उस लेटर को क्या ट्रीट किया गया था? आर्टिकल 32 के अंडर पीआईएल की तरह ट्रीट किया गया था। पीआईएल की तरह ट्रीट किया गया था। और ये केस जो है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चर्चा हुआ था। बैलेंस बनाने की कहा गया था कि आप जो है इन्वायरमेंट में और डेवलपमेंट में क्या कीजिए? बैलेंस बनाइए, बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर केस पे। फिफ्थ नंबर केस पे लिखिए, इंडियन काउंसिल फॉर इन्विरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है बिछड़ी केस। ये कब का केस है? 1996 का केस है। और ये पॉपुलर है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के लिए पॉपुलर है। आते हैं अगले केस पे। अगले केस पे लिखिए, नेक्स्ट केस लिखिए, समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है शिप ब्रेकिंग केस। क्या? शिप ब्रेकिंग केस। ये 2020 का केस है और ये मैरीन पॉल्यूशन से रिलेट करता है। मैरीन पॉल्यूशन से रिलेट करता है। तो आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा केस मैरीन पॉल्यूशन का केस है, तो आंसर होगा समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर। अब देखिए, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये है 1991 का केस है। कब है? 1991 का केस है। ये राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर से डील करता है। राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, आपको पता है आर्टिकल 21 का पार्ट एंड पार्सल है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, इन्वायरमेंट सब आता है। ओके, आते हैं अब अगले केस पे। लिखिए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये कौन सा केस है? गंगा पॉल्यूशन केस। गंगा पॉल्यूशन केस। तो गंगा पॉल्यूशन केस कब हुआ था? 1988 में हुआ था, 1988 में। तो ये डील करता है क्लोजर ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। बाकी वाटर पॉल्यूशन से डील करता है, आपको तो नाम से ही पता चल रहा है। वाटर पॉल्यूशन से डील करता है, नाम से ही पता चल रहा है, वाटर पॉल्यूशन। ओके, क्योंकि गंगा पॉल्यूशन कैसी है। तो एमसी मेहता का कई सारे जजमेंट है, उनमें से एक ये भी है, उनमें से एक ये भी है। 8th हो गया, 9th पे आते हैं। लिखिए, फिर से लिखिए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब की बार कौन सा केस? ताज ट्रेपेजियम केस। ताजमहल महल के इर्द गिर्द जो प्लांट्स थे, जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा था और ताजमहल का कलर जो है वो ख़राब हो रहा था, और एसिड रेन होता था, इनसे रिलेटेड ये केस था। ये कब का है? 1997 का है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केस है और हेरिटेज का प्रोटेक्शन का केस है। ताजमहल हमारा हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर केस लिखिए,
10th नंबर, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल लॉ की ये केस लॉ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नाम ईयर के साथ याद रखेंगे। 1997, 1988 सब याद होना चाहिए आपको। 2020, 1991 याद होना चाहिए सब। एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू, कब का केस है? 1999 का केस है। ये केस जो है बहुत ही पॉपुलर है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के लिए। कौन सा? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लिखा हूं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। बताऊंगा ये सारे प्रिंसिपल थोड़ी देर में, ठीक है। एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू 1999 रिलेटेड टू प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। लिखिए अगला केस, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केस है, और अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसको रिहैबिलिटेट करना है, रिहैबिलिटेशन का भी केस है, लिटेशन। आइए एक और केस लिखिए, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2013 का केस है, और ये किसी से रिलेट करता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। फिर से हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबके सब लगभग सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तो डील करेंगे, तभी तो वो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में क्या करेंगे? सामंजस्य बैठाने की बात करेंगे कि दोनों में बैलेंस बैठाइए। ये नहीं कि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कीजिए कि इन्वायरमेंट चला जाए पीछे, इन्वायरमेंट नुकसान हो जाए, और इन्वायरमेंट को इतना बचाइए कि कुछ डेवलपमेंट ही ना हो। दोनों में बैलेंस बनाना है। तो हो गया स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। आते हैं अगला पे, 13 नंबर पे लिखिए, गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है? 2014 का केस है, और ये बड़ा ही पॉपुलर है। इसका नाम याद रखिएगा। ये डील करता है, स्पेलिंग गलत हो गया, कहाँ गया? इंटर जनरेशनल इक्विटी से डील करता है। इसमें माइनिंग रेगुलेशंस पे चर्चा हुई थी, क्योंकि माइनिंग जो हुआ था हो रहा था गोवा में, उसको बैन किया गया था। जो गोवा का माइनिंग था उसको बैन कर दिया गया था। तो बड़ा ही पॉपुलर केस है, इसका नाम सभी लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे। क्या नाम है? गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डील करता है किससे? तो इंटर जनरेशनल इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। बताऊंगा ये सारे प्रिंसिपल आगे। अब लिखिए, TN गोदावर्मन थिरुमुल पद PAD है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपने नाम सुना होगा, बड़ा ही पॉपुलर केस है। TN गोदावर्मन थिरुमुल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। ये चल भी रहा है, ये केस तो चल भी रहा है, लेकिन 1997 से ही इसका माना जाता है स्टार्टिंग। बहुत ही पॉपुलर केस है रिलेटिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आपको TN गोदावर्मन का केस मार के आ जाना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड सबसे पॉपुलर केस है TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, आते हैं 15th पे। किस पे? 15th पे लिखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज। ये जो है इसको पॉपुलरली कहा जाता है जाली काटू केस। सबने सुना होगा इसका नाम। 2014 का केस है ये। कब आया था? 2014 में। ये एनिमल फ्रीडम से रिलेटेड है, एनिमल फ्रीडम से रिलेटेड है।
और एनिमल राइट्स रिलेटेड है। एनिमल फ्रीडम, एनिमल राइट्स की बात करता है ये केस। क्या नाम है केस का? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज, 2014। आगे बढ़ते हैं, 16 पे आते हैं। 16 पे, ये 15 हो गया, 16 पे आते हैं। MS पहवा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दस्तक NGO। ये कब का केस है? 2022 का केस है, 2022 का, और बड़ा ही पॉपुलर केस है। क्या कहा गया था इसमें? एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज परमिसिबल अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, जनरली क्या होता है, जनरल रूल क्या है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस कब चाहिए होता है किसी इंडस्ट्री को? उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट होने के पहले, बिफोर चाहिए होता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले चाहिए होता है, पहले। ये नहीं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और फिर मांग रहे हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिए कि सब सही तो है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यही इसमें इशू था कि क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद मिल सकता है क्या, उसके बाद क्लियरेंस मिल सकता है क्या? सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज परमिसिबल, मतलब कि ये परमिसिबल है, बट क्या? ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। लिख देता हूं मैं, ठीक है, कहाँ गया, इसको हटा देता हूं। बट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। ऐसा कर सकते हैं आप कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी क्लियरेंस मिल सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। व्हाट इज द जनरल रूल? जनरल रूल ये है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले क्लियरेंस लें, उससे पहले ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। इज इट ओके टू एवरीवन? आइए आगे आते हैं 17th पे। ये 16 था, 17th पे आते हैं। एक और है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इन्वायरमेंटल कोर्स को प्रिस्क्राइब कीजिए। डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ टू प्रिस्क्राइब इन्वायरमेंटल कोर्स। आप अपने करिकुलम में इन्वायरमेंटल कोर्स को इंक्लूड कीजिए, ऐसा डायरेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी कंपलसरी तरीके से, मतलब करना ही करना है। तभी तो आप और हम इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। MC मेहता का जो केस है उसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ईयर तो सब में ही है, लेकिन इसका और इम्पोर्टेंट क्योंकि डिफरेंस का ग्राउंड तो वही है ना, सब में यूनियन ऑफ इंडिया ही है ज़्यादातर में। एक था MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, बट मोस्ट में क्या है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही है। तो ईयर ही है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आइए 18 में लिखिए, एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है श्रिम्प फार्मिंग केस। 1996 का है, और ये पॉपुलर है प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल के लिए ये पॉपुलर है। कौन सा केस है? एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रिम्प फार्मिंग केस, 1996, प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। इज इट ओके? आइए आते हैं 19th पे। बस एक दो केस और देख लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैंने बताया ना, केस सैकड़ों है इन्वायरमेंटल लॉ के, लेकिन आप पढ़िए इतना ही केस, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मत सोचिए बहुत ज़्यादा हो गया, कम है ये सब। PR सुभाष, ये सब चुनिंदा केसेस है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चुनिंदा केसेस है, और ये सब पढ़ करके आप सारे मार्क्स ला लेंगे। नहीं तो ऐसे भटकते रहेंगे, 50 केस पढ़ लेंगे, हो सकता है फिर भी छूट जाए, लेकिन ये सब सेलेक्टिव केसेस है। PR सुभाष चंद्रन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। कब का केस है? 2001 का केस है। ये रिलेट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट से। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट लेक्स का और टैंक्स के प्रोटेक्शन से डील करता था ये केस। लेक्स टैंक्स का प्रोटेक्शन से डील करता था ये केस। कब का केस है? 2001 का।
आइए पढ़ते हैं अगला केस। लिखिए, इंटेलेक्चुअल्स फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, 2006 का केस है और ये भी पॉपुलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यह भी लैंडमार्क केस है, वाटर टैंक्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। कैसा? वाटर टैंक्स का प्रोटेक्शन, वाटर टैंक्स का प्रोटेक्शन से डील करता है। इंटेलेक्चुअल फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2006। आइए लास्ट केस बता देता हूं एक आपको, लास्ट केसेस। लिखिए, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है शिप ब्रेकिंग केस। ये है 2007 का, ये भी केस है और इसमें डिस्कस हुआ था बेसल कन्वेंशन। कौन कन्वेंशन? बेसल कन्वेंशन। बताया हुआ मैं बेसल कन्वेंशन किस चीज़ की बात करता है? हजार्डस वेस्ट की बात करता है। ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होता है हजार्डस वेस्ट का, उसकी बात करता है बेसल कन्वेंशन। तो इसी से रिलेटेड ये केस हो गया, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया शिप ब्रेकिंग केस ऑफ 2007। बेसल कन्वेंशन, BASCL, बेसल कन्वेंशन। चलिए ये भी हो गया हम लोग का, ये टॉपिक भी हो गया। अब हम आते हैं कुछ एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे। आइए पहला लिखिए, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? PPP, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, PPP। नाम से ही क्लियर है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो पॉल्यूटर है वो पे करेगा। अच्छे से समझिएगा, जो नहीं जानते, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते एकदम इजी वे में समझिए। नाम है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर का मतलब जो पॉल्यूट कर रहा है, जो पॉल्यूट कर रहा है वो हो गया पॉल्यूटर, और पे का मतलब वो पैसे देगा। तो जो पॉल्यूटर है भाई साहब वही पैसे देगा। जो इन्वायरमेंट को गंदा करेगा वही पैसा देगा। जो फॉरेस्ट को बर्बाद करेगा वही पैसा देगा। जो नदियों को तबाह करेगा, नदियों को गंदा करेगा, समुद्र को गंदा करेगा, वही पैसा देगा। मतलब जो है पॉल्यूटर वही करेंगे पेमेंट, वही देंगे, वही उसका कॉस्ट बियर करेंगे। उसके सफाई का कॉस्ट, उसके रेस्टोरेशन का कॉस्ट, रेस्टोरेशन का कॉस्ट कौन बियर करेगा? पॉल्यूटर साहब बियर करेंगे। ओके, तो इसको मैं जरा मिटाता हूं। तो इसका मतलब हो क्या? पर्सन या इंडस्ट्री विच कॉजेज द पॉल्यूशन, जिसने पॉल्यूशन कॉज किया है वो क्या करेगा? शैल बियर द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग इट अप। उसको साफ सफाई करने का पैसा भी उसी को देना पड़ेगा, वही कॉस्ट बियर करेगा, वही रिस्टोरेशन का कॉस्ट बियर करेगा। गवर्नमेंट जो है या पब्लिक जो है, शैल नॉट बियर, वो बियर नहीं करेंगे। सरकार तो जनता के ही पैसे से सरकार चल रही है, तो क्या सरकार क्यों पैसा देगा भाई? हमारा पैसा सरकार लेकर देगा? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गंदा कर दिया और पैसा सरकार देगा? जो हमारा पैसा है, नहीं, पब्लिक देगा। ये पब्लिक का स्पेलिंग गलत लिख दिया, PUBLIC, ठीक है, पब्लिक। क्या पब्लिक पैसा देगा? नहीं देगा। कौन देगा? वही प्राइवेट पॉल्यूटर्स देंगे। प्राइवेट पॉल्यूटर जो है शैल बियर ये करेंगे। प्राइवेट पॉल्यूटर शैल बियर द कॉस्ट, जनता नहीं करेगी बियर। इसमें जैसे कि कैसा कैसा कॉस्ट होता है, बहुत तरह का। मान लीजिए प्रिवेंशन, मतलब पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का कॉस्ट हो गया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का कॉस्ट हो गया, रेस्टोरेशन का होगा, रेस्टोरेशन, ठीक है। ये सब जो कॉस्ट है इसकी बात हो रही है। रेस्टोरेशन का कॉस्ट, कंट्रोल का कॉस्ट, प्रिवेंशन का कॉस्ट। किस चीज़ का? ऑफ इन्वायरमेंट। प्रिवेंशन ऑफ
environmental pollution, control of environmental pollution, restoration of environmental pollution. The cost shall be bear by the private polluters. This is called polluter pays principle. अब आप बताइए कि किस केस में हम लोग डिस्कस किए थे polluter pays principle. आइए अभी दिखाता हूं, पर मैंने बताया था कि नहीं, ये देखिए वेलोर सिटीजन केस में, वेलोर सिटीजन केस में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल लिखा हुआ हो कि नहीं, वेलोर सिटीजन केस में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो केस से भी आप याद रखेंगे कि किस केस में किस प्रिंसिपल की चर्चा किया गया था। ओके, देखिए यहां पे भी लिखा हूं, इंडियन काउंसिल फॉर इनविरो लीगल एक्शन, इंडियन काउंसिल फॉर इनविरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की चर्चा हुई थी। तो केस किस केस में किस प्रिंसिपल की चर्चा हुई थी यह भी याद रखना है आपको। ओके, किसी को दिक्कत भी हो रही है समझने में, ऐसा तो कोई मैं मेटा साइंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, आसान सा चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीवीटी के लिए तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ही, उसमें उसमें तो कुछ बचना ही नहीं वाला है। बाकी भी आप कोई सा भी एग्जाम देंगे जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ की ज़रूरत होगी, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, उसमें अल्ट्रा इंपॉर्टेंस उसमें भी रखता है इन्वायरमेंटल लॉ, उसके लिए भी आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। इतना जो है पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही रास्ता आपका आसान हो जाएगा। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा एक हुआ था, अब दूसरा दूसरा हो गया प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, देखिए अब नाम से ही क्लियर है कि ये प्रिकॉशन की बात कर रहा है, नाम से ही क्लियर है ये बात कर रहा है क्या लेने की, प्रीकॉशन लेने की बात कर रहा है। आप तो सुने ही है ना बचपन से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले से ही सावधान क्यों नहीं रहे, ये क्यों होना है कि बीमार होकर इलाज करवाना है, पहले से ही सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले ही से अभी पढ़ ले रहे हैं तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो एग्जाम के बाद सोचेंगे कि पढ़ लिए होते हैं, जो हम बता रहे हैं वो सब याद कर लिए होते। तो ये जो प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वो कहता है कि हम डैमेज कॉज ही क्यों करें, डैमेज को प्रिवेंट क्यों ना करें। इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल डैमेज से प्रिवेंट होने की बात करता है। इवन कहता है ये प्रिंसिपल कि भले ही साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है, साइंस के द्वारा ये 100% कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं किया जा रहा है कि हाँ इससे कितना इन्वायरमेंटल लॉस होगा, तो ये आप दलील नहीं दे सकते इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में या इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाने में। ठीक है, समझिए ध्यान से। अगर जैसे कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है तो एस्टिमेट किया जाता है कि इससे कितना इन्वायरमेंटल लॉस होने वाला है, तो कई बार एस्टिमेट अच्छे से हो जाता है, कई बार जो होता है एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं हो पाता है इससे कितना लॉस होने वाला है और लॉस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पे, जो हम पहाड़ काटने वाले हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या बैड इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं पता चल पाता है। तो ये जो कमियां हैं साइंटिफिक रिसर्च में, ये जो कमियां हैं, ये कमियां बहाना नहीं बनेगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। इन कम साइंटिफिक रिसर्च अगर कंप्लीट नहीं भी हो पा रहा है तो भी इन्वायरमेंटल को डैमेज नहीं होने देना है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बड़ा ही एडवांस प्रिंसिपल है, बड़ा ही एडवांस प्रिंसिपल है। ओके, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ग्रिल कर रहे थे इसी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे। तो बड़ा ही वेल सेटल्ड और एडवांस प्रिंसिपल है। ये कहता है कि हमें प्रिवेंट करना है हर हाल में करना है। ये कोई दलीलें मत दीजिए कि हाँ इससे कम इम्पैक्ट होगा, बाद में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कम इम्पैक्ट होगा तो भी करना है, और पता नहीं चल पा रहा है कितना इम्पैक्ट होगा तो भी करना है, मैंने इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना ही करता है। और गलती से अगर हम कुछ डैमेज कर रहे हैं तो उसको रिस्टोर कर देना है। तो लिख दे रहे हैं, इवन इफ देयर इज नो कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी, अगर कंप्लीट साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं भी है कि कितना आगे उसका प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो भी आपको प्रोटेक्शन करना है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज के रूप में यूज नहीं हो सकता है। और इवन जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है कि हमारा जो एक्ट है वो इन्वायरमेंटली सेफ है, ये किस पे लाई करता है, ये लाई करता है प्राइवेट पार्टी पे, मतलब इंडस्ट्रीज पे लाई करता है, जो कर रहा है, जो डैमेज करने वाला है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे, ओनस उस पे है कि आप प्रूफ कीजिए कि आपकी जो एक्टिविटी है इज कंप्लीटली सेफ, वो आपका एक्टिविटी पूरी की तरीके से सेफ है और इन्वायरमेंटल को कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला है। इसका भी केस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वेलोर सिटीजन में जो है इसकी भी चर्चा हुई थी, वेलोर सिटीजन में इसका भी चर्चा हुआ था।
देखिए यहाँ पे भी है एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू, इसमें भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो केस आप लोग याद रखेंगे ये सब चीज़ें। आते हैं नीचे, ये दूसरा प्रिंसिपल था। आइए थर्ड पे, चलिए ये 2 हो गया, अब थर्ड लिखिए पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये कहता है कि भाई साहब जो सरकार है, जो स्टेट है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी जिम्मेवारी सरकार के पास तो है ही, डिसीजन मेकिंग पावर सरकार के पास तो है ही, लेकिन क्या उसका मालिक है? क्या गवर्नमेंट मालिक है नदियों का? क्या फॉरेस्ट का मालिक है गवर्नमेंट? क्या हवा पानी समुद्र का मालिक है गवर्नमेंट? नहीं, ये सब पब्लिक के लिए है, ये सब पब्लिक यूज के लिए है। वो क्या करेगा, उस पर ड्यूटी है, उस पर जिम्मेवारी है कि वो पब्लिक ट्रस्ट के रूप में फंक्शन करे, हमारा जो ट्रस्ट है उस पर वो बरकरार रखे, वो एक्चुअली पब्लिक के यूज के लिए है, और हमने उसको एक तरह से अपना भरोसामंद इंसान समझ करके, भरोसामंद इंस्टीट्यूशन समझ करके उसको जिम्मेवारी दिया हुआ है। तो वो जिम्मेवारी को उसको जिम्मेवार तरीके से निभाना है, ना कि एक्सप्लॉइट करना है। सो इवन स्टेट, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ दिस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ओके, लिखता हूं मैं कि स्टेट होल्ड्स, बेसिक समझ गए ना आप, स्टेट होल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, बहुत सारे हो गए, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, देखिए ना अरावली हिल्स का कितना विवाद चल रहा है अभी, फॉरेस्ट हो गया, एयर हो गया, कैसे वो हम दिए हुए स्टेट होल्ड्स नेचुरल रिसोर्स किस रूप में? इन ट्रस्ट फॉर द पब्लिक। इंटरेस्ट को अंडरलाइन कीजिए, इंटरेस्ट को आप जो है हम भरोसेमंद आपको समझ करके आपको दिए हुए हैं, आप जो है यू कैन नॉट ट्रांसफर इट फॉर प्राइवेट ओनरशिप, आप प्राइवेट ओनरशिप के लिए इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या कमर्शियल यूज के लिए उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है? किसी पूंजीपति को, किसी पैसे वाले को बेच नहीं सकते कि हम समुद्र जंगल बेच देते हैं, हवा पानी बेच देते हैं कि जैसे चाहे वो गंदा कर सकता है, ऐसा नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो। आप जो गवर्नमेंट जो है एक्ट एज ट्रस्टी के रूप में काम करता है, ठीक है? तो भाई जब हम अपना चीज़ आपको दिए हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, तो आप उसको कैसे देखभाल करेंगे? आप उसको रक्षा कीजिए, किसके लिए? पब्लिक यूज के लिए। किसके लिए? पब्लिक यूज के लिए। और इसका केस सभी को पता है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, जो है ऊपर मैंने बताया था, कमलनाथ का केस जो है बताया था ना मैंने, तो इससे रिलेटेड केस है। चलिए ये भी प्रिंसिपल समझ गए थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, ये भी एक प्रिंसिपल ही है, लेकिन ये हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल और केस सब डिस्कस हो चुका है। ऊपर मैंने जो केस का लिस्ट बताया, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कई सारा केस मिला हुआ था, ठीक है? और कंसेप्ट तो ऊपर बताया ही था मैंने कि हमारी नीड्स तो पूरी हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है, हमें भविष्य का भी सोचना है। आइए अगला पे आते हैं, लिखिए इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी अगला प्रिंसिपल ये कहता है, ये थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह थोड़ा थोड़ा लगेगा। प्रेजेंट जनरेशंस होल्ड द एनवायरमेंट इन ट्रस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये सब हम ही लोग को ट्रस्टी बनाती है। अभी पब्लिक ट्रस्ट में हम लोग, कहाँ गया इंटरेस्ट, यहाँ पे है। अभी पब्लिक ट्रस्ट में हम लोग पढ़े कि हम लोग सरकार को दिए हैं, सरकार को ट्रस्टी बनाए हैं। अभी इंटर जनरेशनल इक्विटी जो है, ये हम सबको ट्रस्टी बना दिया। ये कहता है कि जो हम लोग हैं, मतलब प्रेजेंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इन्वायरमेंट को, हमारी कंट्रोल में तो है इन्वायरमेंट, हम चाहे तो सारे पेड़ काट दें, हम चाहे तो सारे नदियों को गंदा कर दें, तो हमारे कंट्रोल में तो है इन्वायरमेंट, लेकिन हम ट्रस्टी हैं। और ट्रस्टी किसके लिए हैं? हम फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए। तो
ट्रस्टी का काम क्या है कि हमको देखभाल करना है ताकि जो ओरिजिनल मालिक है वो यूज करे, तो जो आगे फ्यूचर जनरेशन के लोग आएंगे वो भी इस्तेमाल कर पाएँ, इसीलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को रक्षा करना है ट्रस्टी के रूप में। अब हम लोग क्या हो गए, ट्रस्टी हो गए, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन्स के लोगों के लिए हम लोग ट्रस्टी हो गए, तो हमारा जिम्मेवारी होगा कि हम इन्वायरमेंट का रक्षा करें। समझ गए आप, इंटर जनरेशनल इक्विटी, ये जनरेशन के बीच के जो कनेक्शन है उसको बता रहा है। फ्यूचर जनरेशन के लोग भी इंजॉय कर पाए, इसका हमें ध्यान रखना है। हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है चीज़ों को, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। अब जो है आते हैं प्रिंसिपल, बस इतना ही है मेन, इतना ही ध्यान रखेंगे। एक प्रिंसिपल तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है ऊपर डिस्कस हो चुका है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो है किस केस में आया था, एमसी मेहता के केस में आया था, एमसी मेहता के केस में आया था वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ओलियम गैस लीक केस में, ओलियम गैस लीक केस में आया था, ओलियम गैस लीक, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपने टॉट पढ़ा होगा, तो भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी समझते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज जो है अगर वो हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लिखता ही हूँ यहाँ पे, हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर कोई इंडस्ट्री, ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंडस्ट्री हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हजार्डस मतलब वो जो कि हमारे लिए फैटल हो सकता है, अगर जैसे कि गैस ही हो गया, कैसे ओलियम गैस था, और क्या नाम था जिसमें भोपाल गैस ट्रेजरी वाले गैस का, हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था, ये सब जो है डेंजरस गैसेस हैं। अब ये तो फैटल नेचर का है ना, अगर वो लीक हो गया तो इंसान की जान जा सकती है। तो अगर ये हजार्डस सब्सटेंस हो गया, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में अगर कोई इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है तो आपके ऊपर बड़ा ही प्रेशर है, आपके ऊपर बड़ा ही जिम्मेवारी है, ठीक है, कि आपको हर तरीके से उसकी रक्षा करनी है, उसको मतलब एस्केप होने से बचाना है। गलती से भी अगर वो एस्केप हुआ, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, कैसे भी एस्केप हुआ, बिना गलतियों के एस्केप हो गया, तो भी जिम्मेवारी आपकी ही आएगी, लायबिलिटी आपकी होगी ही होगी। अगर आपकी गलती से एस्केप हुआ तो भी, अगर बिना आपकी गलती से एस्केप हुआ तो भी, तभी तो इसको कहा जा रहा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तभी तो ये अलग है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से, तभी तो इसके एक्सेप्शंस नहीं है और स्ट्रिक्ट के एक्सेप्शंस होते हैं। समझ गए आप, हजार्डस एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है, अगर उसका वो सबस्टांस जो कि हजार्डस नेचर का है, जो कि फैटल नेचर का है, अगर वो लीक होता है, एस्केप होता है, उससे किसी को भी हार्म होता है, तो जो लायबिलिटी होगी वो एब्सोल्यूट नेचर की होगी, कोई आप डिफेंस नहीं ले सकेंगे, आपकी जिम्मेवारी बनेगी। एंड द सेम वाज प्रोपाउंडेड इन इंडिया इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज ओलियम गैस लीक केस। एंड हेंस वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। बढ़ते हैं, समझ गए आप, ये 5-6 प्रिंसिपल समझ गए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रिंसिपल था, ओके। आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब कुछ लॉज की बात करते हैं, कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, कुछ लॉ जो कि पॉल्यूशन के कंट्रोल की बात करती है। जैसे सबसे पहले आते हैं वाटर एक्ट पे। वाटर एक्ट का पूरा नाम क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, 1974, ओके। वाटर एक्ट 1974, क्या जानते हैं आप इस एक्ट के बारे में? बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वाटर एक्ट को डिटेल में पढ़ने मत लगिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाटर एक्ट में वाटर के प्रिवेंशन और पॉल्यूशन को रोकने की बात की गई है। वाटर एक्ट में वाटर के पॉल्यूशन के प्रिवेंशन, नाम से ही क्लियर है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात की गई है। ईयर आपको याद रखना है 1974, याद रहना ही रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो है इस्टेब्लिश हुआ था, इससे इस्टेब्लिश हुआ था क्या, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सेंट्रल बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, और ये हो गया स्टेट बोर्ड हो गया। CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज इस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? वाटर एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? तो आपका आंसर होगा वाटर एक्ट, ओके। एग्जाम में पूछता है
कि इनमें से ये बोर्ड जो है किस एक्ट से इस्टेब्लिश हुए हैं। ऑप्शन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा और बहुत लोग जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मार के आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको मारना है वाटर एक्ट या एयर एक्ट हो तो एयर एक्ट। वाटर एक्ट और एयर एक्ट से बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ना कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। ओके, ध्यान रहेगा ना आप सभी को, याद रखिएगा ना। तो आप याद रखिए कि जो सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय वाटर एक्ट 1974। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। ओके, और जाहिर सी बात है ये सेंट्रल है तो ये यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, ये सेंट्रल है तो यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, और ये स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। स्टेट वाले बोर्ड का मेनली काम होता है इम्प्लीमेंट करने का, इम्प्लीमेंट करने का। कौन सा डिसीजन को? सेंट्रल का डिसीजन को, ठीक है, सेंट्रल के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो ये वाटर एक्ट हो गया। आते हैं एयर एक्ट पे। एयर सेम हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ओके, ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ईयर आपको याद रहना जरूरी है, 1981 का है ये। फिर से वही बात होगी, ऊपर वाली चीज़ें आ गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसको प्रिवेंट करना, उसको अबेट करना, ये भी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया था। इस्टेब्लिश सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। सीपीसीबी का मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी का मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बताइए कि एयर पॉल्यूटेंट में क्या क्या आएगा। एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या है? क्या सॉलिड कोई चीज़ एयर पॉल्यूटेंट है? यस है। क्या लिक्विड है? यस है। क्या गैसीय सब्सटेंस है? गैसीय सब्सटेंस है? यस है। क्या नॉइज है? नॉइज मतलब हल्ला है? यस है। क्या एक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि चिमनी है कि नहीं, CHIMNEY, चिमनी है कि नहीं? तो नहीं है चिमनी। चिमनी इज नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट, चिमनी इज नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट। ध्यान से समझते रहेगा, ये तो सोर्स है ना भाई, ये सोर्स ऑफ एमिशन है, यहां से निकल रहा है, यहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है, यही ये पॉल्यूटेंट में नहीं आएगा। इट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एमिशन, एमिशन का सोर्स माना जाता है। एयर पॉल्यूटेंट जो है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैसीय सब्सटेंस हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा, चिमनी नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, जैसे मैं ही चिल्ला रहा हूं तो क्या मैं पॉल्यूशन कर रहा हूं? क्या मैं एयर पॉल्यूशन कर रहा हूं? जी कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा? नॉइज पॉल्यूशन। देखिए नॉइज है, नॉइज जो है एयर पॉल्यूशन है, तो मैं नॉइज फैला रहा हूं तो एयर पॉल्यूशन कर रहा हूँ। वो अलग बात है, इस नॉइज से आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए इस पॉल्यूशन को आप लोग थोड़ा बहुत झेल लीजिए। ओके, अब आते हैं हम, अच्छा इस बात पे नॉइज पॉल्यूशन को और थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, नॉइज पॉल्यूशन को। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड। अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड जो कि क्या करे, जो कि हमें डिस्टर्ब करे, जो कि हमें डिस्कम्फर्ट करे, जो कि हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, विच कजेज, मान लीजिए हार्म करे हमें, या क्या करे, हमें डिस्टर्बेंस कॉज करे, डिस्टर्बेंस कॉज करे, हमें डिस्कम्फर्ट करे, डिस्कम्फर्ट करे, विच कॉजेज यहाँ लिख देता हूँ। एनी अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड, एनी अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड विच कॉजेज हार्म टू अस, डिस्टर्बेंस या डिस्कम्फर्ट टू अस, या हमारी हेल्थ को इफेक्ट करे, ये क्या होता है? नॉइज होता है। क्या होता है? नॉइज होता है। तो बताइए क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो अनवांटेड है? वो अनवांटेड है? अनवांटेड तो नहीं है। हाँ, एक्सेसिव है कि नहीं है आप लोग बता सकते हैं कि चिल्ला रहे हैं यार, थोड़ा ठीक ठाक है, अभी तो ऐसे थोड़ा ज़ोर से ही बोल रहे हैं, तो एक्सेसिव हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए अनवांटेड भी हो सकता है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि अनवांटेड है कि नहीं है, किसके लिए अनवांटेड है, किसके लिए वांटेड है। और इसका लीगल स्टेटस क्या है आप सबको पता ही है। लीगल स्टेटस क्या है? ये नॉइज का लीगल स्टेटस की बात कर रहा हूँ कि ये क्या माना जाता है? एयर पॉल्यूशन माना जाता है। एग्जाम में आएगा कि क्या नॉइज कंसिडर्ड एज एयर पॉल्यूशन और नॉट, तो यस, नॉइज इज कंसिडर्ड एज, इज ट्रीटेड एज एयर पॉल्यूशन अंडर विच एक्ट? अंडर
एयर एक्ट, अंडर एयर एक्ट 1981, एयर एक्ट 1981 के अंडर में एयर पॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है, और एयर पॉल्यूटेंट में ये काउंट होता है। एक इससे रिगार्डिंग रेगुलेशन है वो लिख लीजिए, एक रूल्स बनाया गया था, लिखिए आप लोग, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में बना था, 2000 में, और ये फ्रेम हुआ था अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो ईपीए है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ईपीए 1986 के अंडर में एक रूल्स बनाया गया था, नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000। ये रेगुलेट करता है एयर पॉल्यूशन को, ये नॉइज पॉल्यूशन को ये रेगुलेट करता है। ये नॉइज का स्टैंडर्ड सेट करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए, साइलेंस जोन के लिए, अलग अलग जोन्स के लिए, अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है। जैसे कि जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल होता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, ये कोर्ट हो गया, उसके 100 मीटर के एरिया को क्या कहा जाता है, ये साइलेंस जोन कहा जाता है। उसके 100 मीटर एरियाज को साइलेंस जोन कहा जाता है, उसमें हल्ला गुला नहीं करना होता है, ठीक है। तो भले ही अगर पूछेगा एग्जाम में क्या नॉइज जो है वो सॉलिड है, क्या नॉइज जो है वो सॉलिड है क्या, नो। क्या लिक्विड है क्या, नो। क्या गैस है क्या, नो। इवन देन फिर भी क्या है, ये एक पॉल्यूटेंट है, फिर भी एक पॉल्यूटेंट है। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि बस सॉलिड लिक्विड गैस ही पॉल्यूटेंट होगा, बस सॉलिड लिक्विड गैस ही पॉल्यूटेंट होगा, बट नॉइज नॉट बीइंग सॉलिड लिक्विड गैस येट इट इज ट्रीटेड एज एयर पॉल्यूटेंट। कहाँ, अंडर एयर एक्ट। किस साल का एयर एक्ट, 1981। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अब टॉपिक पे। अब धीरे धीरे हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे, अब समापन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वायर ऑफ ENVIRONMENTL एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, ये डिस्कस करते हैं। इसके सेक्शन 2 में जो है डेफिनीशंस दिए हुए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 2 में डिफाइन किए हुए हैं चीज़ों को, डेफिनीशन जो है सेक्शन 2 में है। तो आइए हम देखते हैं ए में क्या डिफाइन किया हुआ है, एनवायरमेंट डिफाइन किया हुआ है, और कैसे डिफाइन किया हुआ है मैं बता चुका हूँ। आइए स्टार्टिंग में ही दिखाता हूँ, बताया था मैं आपको। बड़ा ऊपर तक आ गए हम लोग जी, कहाँ गया, देखिए 2A में जो है इन्वायरमेंट को डिफाइन किया हुआ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो नीचे आते हैं फिर से, ओके। बी जो है, बी में डिफाइन किया हुआ है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, सॉरी पॉल्यूटेंट को, तब ना पॉल्यूशन आएगा, सीक्वेंस वाइज रहता है अल्फ़ाबेटिकल मैनर में। तो बी में डिफाइन किया हुआ है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट में क्या क्या आएगा इसमें कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद है, और किस हद तक मौजूद है, इस हद तक कि वो इंजूरियस टू एनवायरनमेंट है। मतलब इस कंसेंट्रेशन में मौजूद है, इस कंसेंट्रेशन में मौजूद है कि वो एनवायरनमेंट के लिए अब खतरनाक बन चुका है, इंजूरियस है। समझ गए आप, याद रखिएगा, ये सब पूछेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट में क्या क्या आता है, सॉलिड लिक्विड गैस आता है कि नहीं, तो आपको ऑल ऑफ दीज करना होगा, आपको ऑल ऑफ दीज करना होगा। बी हो गया। 2C में क्या डिफाइंड है, बहुत कम ही डिफिनीशन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे याद रखिएगा आप लोग। सीक्वेंस वाइज अरेंज करने को दे देगा कि इसमें से ये सारे डिफिनीशन है, आप क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज कीजिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसका भी डेफिनेशन बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता रहता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये देखिए पॉल्यूटेंट था, ये पॉल्यूटेंट था, ये पॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि अल्फाबेटिकल में जाएंगे तो आप देखिए POLLU टी के बाद ये ए आ गया है, ए पहले आएगा ना, और टी के बाद आई है, इसलिए अल्फाबेटिकली ये बाद में है। तो आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सोच भी सकते हैं एग्जाम में कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, तो वही पहले आ जाएगा।
तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अब क्या हो गया, तो ये कहता है कि प्रेजेंस इन द environment of any environmental pollutant। ये जो अभी हम पढ़े पॉल्यूटेंट, ये जो पॉल्यूटेंट हमने पढ़ा, इसी को इन्वायरमेंट में प्रेजेंस रहने को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है, अगर जो इंजूरियस टू इन्वायरमेंट है, अगर वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। समझ गए आप? क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या क्या है ये तो आप ऑलरेडी बताया जा चुका है ये वाला डिफिनीशन से, और वही इन्वायरमेंट में प्रेजेंस रहता है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया। डी में क्या डिफाइंड है? डी में हैंडलिंग डिफाइंड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ही याद रख सकते हैं कि डी में हैंडलिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, इसको डिफिनीशन में मत जाइए पढ़ने। ई में क्या डिफाइंड है? ई में हजार्डस सबस्टांस डिफाइंड है, ठीक है, तो इसमें भी इतना ही याद रखना है आपको कि ई में हजार्डस सबस्टांस डिफाइंड, इससे ज़्यादा नहीं। एफ में क्या डिफाइंड है? ऑक्यूपायर डिफाइंड है, और जी में प्रेस्क्राइब्ड है। इतना ही डिफिनीशन इसमें है, इसीलिए सब बता दिया हूँ। अगर इसमें 25-30 डेफिनीशन रहता ना, अगर इसमें 25-30 डेफिनीशन रहता तो मैं ना ये बताता, ना ये बताता, ना ये बताता, ना ये बताता, ज़्यादा ज़्यादा ये ई नंबर कह देता याद रखने को, तो यही सब बताया होता। लेकिन जब इतना कम ही डिफिनीशन है तो आप जब 3-4 याद कर ही लेंगे तो 2-3 और ऐड कर लेने में क्या दिक्कत है। तो मेन है इंपॉर्टेंट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डी ई एफ जी है वो कम इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। ये जो ईपीए जगह जगह लिखा मिलेगा, इसका मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ईपीए का मतलब। तो इस पे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप तो पढ़ के ऐसे भी ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग का चीज़ें पढ़ के समझ में आता है कि कौन सा मेन पर्पज है, लेकिन फिर भी 1-2 पर्पज आप ध्यान में रखेंगे कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। कहाँ लिखा रहता है ये सब पर्पज? क्या पढ़ के पर्पज पता चलता है भाई? प्रियम्बल पढ़ के पता चलता है। जो प्रियम्बल होता है किसी भी एक्ट का, वो पढ़ के उसका पर्पज पता चलता है, उसका ऑब्जेक्टिव पता चलता है उस एक्ट का। ओके, एक हो गया टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। फिर हो गया टू इम्प्लीमेंट, इसमें भी टू लगा सकते हैं, टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ध्यान रखिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में पूछेगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को जो इंडिया में लागू किया गया है भाई, किस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को या इंटरनेशनल डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए लागू किया गया है? तो आंसर होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को, आंसर होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो डिसीजंस थे, जो एग्रीमेंट्स थे, उसी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इनेक्ट किया था भारतवर्ष में। समझ गए आप सभी ना? याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा इसमें? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव या पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एक और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, टू प्रोवाइड अ comprehensive umbrella legislation for environmental protection। अब जो है ये जो टर्म है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इसको भी आप एकदम क्या ही कहें, गांठ मान लीजिए, जो भी कर लीजिए, याद रख लीजिए, ये भी एसोसिएटेड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। ये जो लॉ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको कहा जाता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह का सोर्स का काम करता है। इसके बाद देखेंगे कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं। तो अम्ब्रेला क्या होता है? अम्ब्रेला एक छाता होता है जिसके अंदर बहुत चीज़ें समा जाती है। तो ये एक अम्ब्रेला लॉ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन का नाम आएगा तो आएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एक्ट बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसके अंडर पावर दिए गए हैं गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशंस बनाने के। तो इसके अंडर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाता है बहुत सारे, इसी के अंडर बनाता है। एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन से लॉ को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, तो जवाब होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है।
अब जो है कुछ सेक्शन और देख लीजिए। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 उसका इंडेक्स आप लोग याद रखिएगा। सेक्शन 3 का इंडेक्स जिसमें कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही आपको। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स इतना भी याद रखिए, काफी है। जाहिर सी बात है, मेजर्स जो सब कुछ लेना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग लेना है, तो सेक्शन 3 इंडेक्स आप याद रखिए। सेक्शन 4 का भी इंडेक्स याद रख सकते हैं आप। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। बस 5-7 मिनट में अब क्लास खत्म होने वाली है आप लोग की। सेक्शन 4 में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स और उन्हीं का ऑफिसर्स का पावर और फंक्शन की भी बात की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर एंड फंक्शंस। सेक्शन 10 का इंडेक्स याद रखेंगे। सेक्शन 10 में कहा गया है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। इसका आप कंटेंट नहीं पढ़ना है। ये जो सेक्शन 10 बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका कंटेंट भी अलग से पढ़िएगा। इतना ही बोल रहा हूँ कि सेक्शन 10 में पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन दिया, इतना ही याद रखना है। इसका मार्जिनल नोट बस याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 11 का भी मार्जिनल नोट याद रखिएगा। ये कह रहा है पावर टू टेक सैंपल लेने का, उसके बाद उसका प्रोसीजर, उसका क्या प्रोसीजर होगा उसकी बात की जाए। फिर सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की बात किया है सेक्शन 12 में। और सेक्शन 13 लास्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट का बात किया है। ओके, तो ये आपको ये सब इंडेक्स याद रखना है। सेक्शन 12 में इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज की बात किया है, 13 में गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात किया है। इसी के साथ आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हुआ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, और अच्छा कब इन्फोर्स हुआ था ये आपको पता है? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? लिख लीजिए, याद रखिएगा, 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986। कितने सेक्शंस हैं इसमें? टोटल सेक्शंस कितने हैं? 26। टोटल चैप्टर कितना है? क्योंकि ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है तो इसका इनको एक कुछ चीज़ें याद रखिए। अब ये सब जो है डेटा आपको बाकी का नहीं याद रखना है। आपको कितने सेक्शन चैप्टर है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इस सब का मत याद रखिए। बस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, जितना बताया हूँ उतना ही बस पढ़िए, याद कीजिए। एक्ट नंबर इसका क्या था? एक्ट नंबर जो है 29 ऑफ 1986 का। दैट्स इट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, एक्ट नंबर 29 ऑफ 1986, 26 सेक्शन, 4 चैप्टर और 19 नवंबर 1986 को इन्फोर्स हुआ था। अब आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये है लास्ट टॉपिक जो है, क्या है? लिखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचा हुआ है, वो भी आप जानेंगे, उससे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। इस एक्ट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको डिफिनीशन सेक्शन इसका पढ़ना है। इसका जो डिफिनीशन सेक्शन है वो पढ़ना है। इसमें जो है सेक्शन 2A में डिफाइन है बेनिफिट क्लेमर्स। याद रखना है आपको, बस यही याद रखना है कि किस में क्या डिफाइंड है। ओके, बेनिफिट क्लेमर्स जो है सेक्शन 2A में डिफाइंड है। और सेक्शन 2B में क्या डिफाइंड है? सेक्शन 2 में बी में डिफाइंड है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी 2B में डिफाइंड। अब आते हैं 2C पे। सेक्शन 2C में क्या डिफाइंड है? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। 2C में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज डिफाइंड है। ये सारे डेफिनीशंस हैं। अब आइए सेक्शन 2D में क्या डिफाइंड है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन।
टू ई में क्या डिफाइंड है, ई में चेयरपर्सन डिफाइंड है, चेयरपर्सन। बस एक दो डिफिनीशन और याद कर लीजिए। सेक्शन 2J में क्या डिफाइंड है, 2J में, जे सही से नहीं पढ़ा रहा है, फिर से लिखता हूँ। 2J में क्या डिफाइंड है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब आइए सेक्शन 2N में क्या डिफाइंड है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ डिफाइंड है, 2N में डिफाइंड है। बस इतना ही डेफिनेशन याद रखिएगा, इतना ही डेफिनेशन। फिर से बोल रहा हूँ, अब डिफिनीशन का कंटेंट भी नहीं याद करना है, डिफाइन क्या डिफिनीशन है बोर्ड का, ये सब मत याद कीजिए, बस इसमें ये डिफाइंड है, इतना ही याद रखिए। बहुत संक्षेप में अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एनजीटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एनजीटी एक्ट 2010 के बारे में 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट बस छोटा सा। एनजीटी एक्ट 2010 में आया था, आप सबको पता है। एनजीटी एक्ट जो है वो कब, एनजीटी एक्ट के थ्रू क्या इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब एनजीटी इस्टेब्लिश हुआ था। एनजीटी इस्टेब्लिश हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड ऑन, लिखिए 18 अक्टूबर 2010। पूछेगा कि एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसका जोनल बेंच जो है वो कई जगह है, जैसे कोलकाता, पुणे, भोपाल, चेन्नई, यहाँ सब पे है, लेकिन प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है। हाँ, बाकी तो आप जानते ही हैं कि इसमें चेयर पर्सन होता है और फिर 10 से लेकर 20 तक मेंबर्स होते हैं। सब ये सब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चेयर पर्सन होता है, बस सुन लीजिए आप लोग। चेयर पर्सन होता है, 10 से लेकर 20 तक मेंबर्स होते हैं, जिसमें जुडिशियल मेंबर भी होता है और एक्सपर्ट्स भी होते हैं, मतलब प्रोपोर्शन में डिवाइड किए रहते हैं। जो चेयर पर्सन है या मेंबर है, उनका जो टर्म होता है 5 साल तक होता है, 5 साल तक टर्म होता है। और वो एलिजिबल होते हैं कि नहीं रीअपॉइंटमेंट के लिए, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। टर्म जो है 5 साल, 5 साल टर्म हो गया एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और जो अपील होता है, अपील अगेंस्ट एनजीटी जो होता है वो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ लाई करता है, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट विदिन 90 डेज, 90 दिन के अंदर करना होता है, ठीक है। अब अगले 2 मिनट में, अब 2-3 मिनट में क्लास खत्म होने वाली, अब अगले 2-3 मिनट में मैं कुछ बताने वाला हूँ जो आप लोग एकदम याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। आइए लिखिए, मैं बताने वाला हूँ कुछ लॉज के नाम, लॉज। और अब उस लॉज के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, उस लॉ का मैं बस नाम बताने वाला हूँ, उसका ईयर बताने वाला हूँ। और आपको भी इतना ही याद करना है, उस लॉ का नाम याद करना है और ईयर याद करना है। क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि इनमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए, पासिंग ईयर के अकॉर्डिंग, तो आपको सजाना होगा। इनेक्टमेंट ईयर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए, तो आपको सजाना होगा। और पूछेगा कि कौन कब इनेक्ट हुआ था, कौन सा इसमें एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेशन है, नहीं है, सब आपको सेट करना है। तो कई तरह के क्वेश्चन जो है इससे कवर हो जाएंगे, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछता रहा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए लिखिए, सबसे पहले लिखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब का है, 1927 का है। बस हो गया, इतना ही बताना ही है मुझे, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इतना ही याद रखिए। दूसरा लिखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का है, ओके। तीसरा लिखिए वाटर एक्ट, आपको ऊपर बता चुका हूँ, वाटर एक्ट कब का है, 1974 का है। एयर एक्ट बता चुका हूँ आपको, एयर एक्ट कब का है, एयर एक्ट कब का है, 1981 का है, ओके। 4 हो गया, 5वां पे आते हैं। एक और है वाटर सेस एक्ट है 1977 का, यह भी याद रखिएगा, वाटर सेस एक्ट 1977 का। 6 पे आते हैं। अब लिखिए फॉरेस्ट
कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है? 1980 का। चलिए बाकी आपको ये तो बता ही चुका है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1986 का है, आप सबको पता है, बताया जा चुका है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। अब लिखिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट जो है ये कब का है? 1991 का है। ठीक है, याद रखेंगे। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। आइए आगे 9 नंबर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है। ठीक है, 2002। चलिए नेक्स्ट लिखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 का। ठीक है, 2006 का। 11वें नंबर पे नेक्स्ट लिखिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का। 12th पे लिखिए कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 का। ठीक है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। और एनजीटी बता ही चुका हूँ। एनजीटी एक्ट कब का है? 2010 का है। दैट्स इट। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है। सॉरी, एनवायरमेंटल लॉ में आपको इतना ही पढ़ना है। इसको आप रटे रहेंगे और जब हम टेस्ट लेंगे आपका, या जब आपका एमसीक्यू दिया जाएगा तो आप सॉल्व कीजिएगा और उसमें अच्छे नंबर लाएगा। कब लाएंगे आप अच्छे नंबर? जब ये सबको याद कर लेंगे। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, पेड कोर्स के क्या फीचर्स हैं? पेड कोर्स में आपको सारे लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्डेड दे दिए जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाते हैं, प्लस क्या दिया जाता है? नोट्स दिया जाता है, वो भी हिंदी में प्लस इंग्लिश में। और क्या दिया जाता है? एमसीक्यूज दिया जाता है ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये भी हो गया ऑल सब्जेक्ट का, ये भी ऑल सब्जेक्ट। नोट्स ऑल सब्जेक्ट, एमसीक्यूज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। और ये सब आपको मिलेगा कितना में? 1699 में, 1699 में आपको स्पेशली मेड नोट्स फॉर सीवीटी एलएलएम, स्पेशली मेड एमसीक्यू फॉर सीवीटी एलएलएम दिए जाएंगे और सारे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाएंगे। तो जो अभी ये लेक्चर आप लाइव देख रहे हैं, ये बाद में भी देख सकते हैं। और कुछ वीडियो जो है वो पब्लिक रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है, मोस्ट ऑफ द वीडियो जो है, जो 35-40 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ज़्यादातर वीडियो जो है वो पब्लिक नहीं है। वो दिए जाते हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसको दिए जाते हैं? पेड बैच के दिए जाते हैं। और आप लाइव फ्री क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। उसमें आपको सारे लेक्चर्स एक बार फ्री दिखाए जाएंगे, लेकिन लाइव आपको देखना होगा, प्रीमियर के टाइम पे आपको देखना होगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो अगर आप प्रीमियर मिस कर दिए या अगर आप किसी भी वजह से अभी नहीं देख पाए तो बाद में आप नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप या आपको यूं ही आपको हमें मदद करने का मन कर रहा है, आपको असिस्टेंस देने का मन कर रहा है, तो आप पैसे दे सकते हैं थोड़े बहुत, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग ये करते रहें। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा की तरह आप अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछते रहिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आप इस पे कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।